हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी स्टोरी जंक्शन में स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मेरी दादी माँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। जून का महीना था। चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही थी। खुले आसमान के नीचे भी सुमित्रा जी को नींद नहीं आ रही थी। नींद आती भी कैसे, आज सुबह से ही सुमित्रा जी ने अनाज का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। पेट की आंतड़ियां सूख के रह गई थी। रात के करीब 2 बजे थे। सुमित्रा जी रसोई में जाकर खाना ढूंढ रही थी, पर रसोई में खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर उन्होंने सोचा, चलो एक गिलास दूध ही पी लेती हूँ। फ्रिज खोला तो दूध का भगोना भी खाली था। जब कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला तो एक गिलास पानी पीकर वापस खुले आसमान के नीचे जमीन पर बिछी हुई चटाई पर लेट गई। एक तो जोरदार गर्मी, दूसरा भूख से परेशान होकर बस इधर से उधर करवट बदल रही थी और बार बार आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देख रही थी। कब सुबह हो गई और कब उन्हें कुछ खाने के लिए मिले। सुमित्रा जी रसोई में जाकर कुछ बनाकर खाना चाहती थी। अगर रसोई में जाकर कुछ बनाती और खटर पटर की आवाज़ से उनके बहू बेटे जो अपने कमरे में आराम से कूलर चलाकर सो रहे थे, कहीं वह जाग न जाए। सुमित्रा जी के कमरे में कूलर तो छोड़ो, पंखा भी नहीं लगा हुआ था। इसीलिए वह रोज खुले आसमान के नीचे चटाई बिछाकर सोती थी। कल बेटे के दोस्त की शादी थी, तो बहू बेटे सुबह से ही शादी के फंक्शन में गए हुए थे, तो खाना पीना रात को उधर ही खाकर आए थे। सुमित्रा जी के लिए रात की बची हुई 2 बासी रोटियां रख कर गए थे और सुमित्रा जी से कह गई थी कि चाय बनाकर रोटियां उसके साथ ही खा लेना। बहू अक्सर रात की बची हुई रोटियां सुमित्रा जी को ही खाने के लिए दिया करती थी। इसीलिए सुमित्रा जी को रात की ठंडी बासी रोटी खाने की आदत पड़ गई थी। उन्होंने भी बहू के कहने पर हाँ में सिर हिला दिया। उन्हें हिदायत देकर बहू बेटे तो अपने दोस्त की शादी में चले गए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए सुमित्रा जी बाहर आंगन में चारपाई बिछाकर बैठ गई। रात को जब सुमित्रा जी को भूख लगी तब वह खाना खाने के लिए रसोई में गई। जब रोटी निकालने के लिए कैस्ट्रोल खोला तो देखा उसमें बहुत सारी चींटियां रोटियों पर लगी हुई है। आप सुमित्रा जी को भूख बहुत जोर लग रही थी, लेकिन रसोई में कुछ और नहीं था। फ्रिज खोल के देखा तो उसमें भी खाने के लिए कुछ नहीं था। रात के करीब 11 बजे बहू बेटे शादी में से वापस आए, लेकिन सुमित्रा जी की अपनी बहू से इतनी रात को कुछ खाने को बनाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसीलिए वह चुपचाप से खुले आसमान के नीचे लेटी रही और बहू बेटे अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन जैसे जैसे रात का अंधियारा बढ़ता गया, सुमित्रा जी की भूख भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए वह रात के अंधेरे में भी रसोई में जाकर फिर से कुछ न कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। सुबह मुर्गे की आवाज़ के साथ ही उनकी आँख खुली और बाहर आंगन में आकर देखा तो रसोई में बहू आरती खाना बना रही थी। खाने की खुशबू से सुमित्रा जी को और भी तेजी से भूख लगने लगी। मन ही मन में सोच रही थी, चलो अब तो कुछ खाने को मिले ही जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में आरती एक चाय का प्याला सुमित्रा जी के हाथ में पड़ते हुए बोली, आज कितनी देर लगा दी आपने उठने में। जल्दी से चाय पीकर पूरे घर की साफ सफाई कर दो और बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उनको भी जल्दी से धोकर छत पर सुखा देना। और सारा काम हो जाए तो किचन में आकर मेरा हाथ बटा देना। अभी थोड़ी ही देर में मेरे मायके से भैया भाभी आने वाले हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना तैयार कर रही हूँ। आप थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ और किसी भी काम में ज़रा भी देर नहीं होनी चाहिए।
नहीं तो तुम उन लोगों के सामने काम करके मुझे यह जताने की कोशिश करोगी कि मैं घर के सारे काम तुम ही से कराती हूँ। रात से भूखी प्यासी सुमित्रा जी बहू के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई और एक कप चाय की प्याली पीकर उन्होंने पेट की भूख को शांत किया। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद और बाथरूम में पड़े हुए कपड़े धोने के बाद सुमित्रा जी बहू से बोली, बहू अब तो घर सारा काम हो चुका है, रात से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लग रही है। भूख के मारे आप तो हाथ पैर चलाना भी बंद हो गए हैं। कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। रात को तुम जो रोटियां रख कर गई थी उसमें चींटियां लग गई थी। अच्छा, गरम गरम खाना देखा नहीं कि झूठ बोलना भी सीख गई हो, किसी और को बुद्धू बनाना अपनी बातों से। मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। शर्म नहीं आती आपको खाने के लिए झूठ बोलते हुए? अभी आपको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा जब तक मेरे मायके से भैया भाभी आकर खाना नहीं खा लेते। अरे अगर कुछ काम पड़ गया तो, अगर कुछ बच जाएगा तो मैं आपको बाद में दे दूंगी, और अब इधर मेरे सर पर मत खड़ी रहो। हाथ में 2 बिस्कुट थमाते हुए आरती बोली, जो अपने कमरे में बैठकर इन्हें खाकर वहीं पर बैठना। जब मेरे मायके वाले आए तो उनके सामने इधर उधर ज़्यादा मत घूमना। सुमित्रा जी हाथ में 2 बिस्कुट लिए और बहू की कड़वी बातों को सुनकर अपने कमरे में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि अपने बेटे से भी क्या कहूँ, जब मेरा बेटा भी अपनी पत्नी की ही सारी बातें सुनता है। जब से शादी हुई है उसे तो अपनी बुद्धि मन की तकलीफ दिखाई ही नहीं देती। कितनी पूजा पाठ और मंत्रों के बाद हमें बेटा मिला था। सोचा था बुढ़ापे में हमारे जीने का सहारा बनेगा, लेकिन बेटा अपनी माँ को देखकर भी अनदेखा करता था। से तो बस अपनी पत्नी आरती के अलावा और कोई ना दिखाई देता है और ना सुनाई देता है। कभी 2 पल के लिए भी मेरे पास बैठकर यह नहीं पूछता, माँ आपने दवाई खाई है या नहीं खाई है, खाना खाया है या नहीं खाया, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं। अपने बेटे के मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए भी मेरे कान तरस जाते हैं। जब भी मुंह से कुछ बोलता है तो बस आग ही उगलता है। ऐसा लगता है उसकी बातों से जैसे अभी ही अपनी माँ को कच्चा छपा जाएगा। अरे कितने नाजों से पाला पोसा हमने उसे, क्या था हमारे पास। अरे एक कमरे का छोटा सा घर था और एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। धीरे धीरे मेहनत करके उसके पिता ने उसे दुकान को बहुत बड़े कारोबार में बदल दिया था और एक छोटे से घर की जगह वह एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। अपने बाबूजी के साथ बैठकर उसने बिजनेस करना सीख लिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद संजय अपने पिता के संग दुकान पर ही बैठने लगा। तब तक यह जिंदा थे, तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था। उन्होंने अपने रहते ही संजय की शादी भी करवा दी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसा लग रहा था भगवान ने ढेर सारी खुशियाँ हमारे घर में ही दे दी है। लेकिन अचानक से एक दिन मेरे पति के सीने में तेज दर्द उठने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। जब तक मेरे पति जिंदा थे कभी भी इस घर में खाने पीने की कमी नहीं हुई, क्योंकि सारी भाग दौड़ मेरे पति के हाथ में ही थी। अगर मुझे कभी कुछ खाने पीने का मन होता था तो वह बाजार से लाकर दे दिया करते थे और अक्सर बेटे से चोरी छुपे रात को रबड़ी भी लाकर खिला करते थे। जब से मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर क्या गए, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। उनके जाने के बाद बहू बेटे का व्यवहार भी बदल गया। धीरे धीरे करके बेटे ने दुकान पर पूरा कब्जा कर लिया और बहू ने घर पर मुझे मेरा कमरा भी छीन लिया और नौकरों वाले कमरे में मुझे बिठा दिया और घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई।
एक बार अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जब बेटे से दवाई लाने के लिए कहा तो उसने उल्टा जवाब देते हुए कहा, मेरे पास आपके लिए फालतू पैसे नहीं हैं खर्च करने के लिए, चुपचाप कमरे में पड़ी रहो। बीमारी की हालत में भी बहू पूरे घर का काम मुझे कराया करती थी। जब भी अगर मुंह से कुछ भी बोल देती थी तो इस घर में क्लेश हो जाया करता था। इसी क्लेश की वजह से सुमित्रा जी हमेशा चुपचाप रहती थी। सुमित्रा जी के पति को गुजरे हुए 15 साल हो चुके थे और बहू बेटे का रवैया दिन पर दिन और भी खराब होता जा रहा था। अब तो उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। सुमित्रा जी की एक पोती है जो स्कूल खत्म होने के बाद इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए विदेश चली गई। जब उनकी पोती वंशिका छोटी थी तब सुमित्रा जी अपनी पोती के संग अक्सर खेल कूद करती थी। वंशिका को भी अपनी दादी के संग घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी दादी के संग अक्सर पार्क में खेलने जाया करती थी और रात में जब तक वह अपनी दादी दादू से कहानी नहीं सुन लेती थी तब तक तो उसे नींद ही नहीं आती थी। स्कूल से जाने के बाद अपनी सारी स्कूल की बातें अपनी दादी को बताया करती थी। सुमित्रा जी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी पोती की पढ़ाई में थोड़ी बहुत मदद कर दिया करती थी। वंशिका बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहती थी, इसीलिए स्कूल खत्म होते ही संजय और आरती ने उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। और जब से वंशिका पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी तब से तो सुमित्रा जी बिल्कुल ही अकेले रह गई थी। एक वही तो थी जिसके संग बात करके सुमित्रा जी अपने सारे गम भूल जाया करती थी। वंशिका ही अपनी दादी सुमित्रा जी की ही दवाई और खाने पीने की सारी ज़रूरत का ध्यान रखा करती थी। दरवाजे की घंटी बजी और सुमित्रा जी अपनी यादों के समुंदर से बाहर आ गई। वह समझ गई कि बहू के मायके से उसके भैया भाभी आ चुके हैं, लेकिन वह बाहर निकलकर नहीं देख सकती थी क्योंकि बहू ने उन्हें बाहर आने से मना किया था। बहू अपने मायके वालों के सामने खूब हंसी मजाक कर रही थी। जोर शोर से नाश्ता पानी भी चल रहा था। रात से भूखी सुमित्रा जी अपने कमरे में बैठी बैठी इंतज़ार कर रही थी कि बहू कब मायके वाले खाना खाए और वो मुझे कभी खाने को दिए। बहू के मायके वालों को आए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके थे। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और सब खाना खाने लगते हैं। खाने की खुशबू से सुमित्रा जी को भी तेज भूख लगने लगी। अब तो उनके पेट की आंतड़ियाँ भी सूखकर काटा हो गई थी। वह पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी भी पीते पीते अब खत्म हो चुका था। इसीलिए वह पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलकर रसोई में गई। तभी बहू की भाभी बोली, दीदी आपकी सास घर में कुछ कामकाज करवाती है आपके संग में या नहीं, या दिन भर पड़े पड़े ही खाती रहती है? नहीं भाभी, आप भी कैसी बातें कर रही हो, अभी तो बुढ़िया बूढ़ी हो गई है। हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो कामकाज कर ही लेती है। अरे बैठे बैठे थोड़ी मुफ्त में उसको खाना खिलाती रहूँगी। सुमित्रा जी रसोई में खड़ी खड़ी अपनी बहू की बातों को सुन रही थी। बहू के शब्द उन्हें तीर की तरह चुभ रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू की धारा बह रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, बहू कहे तो ऐसे रही है जैसे मैं उसकी कमाई खा रही हूँ। अरे यह घर दुकान सब कुछ मेरे पति का है। सोचते सोचते सुमित्रा जी के हाथों से पानी का गिलास गिर गया और पूरी रसोई में चारों तरफ पानी फैल गया।
गिलास के गिरने की आवाज़ सुनकर बहू भागकर रसोई में आई और पूरी रसोई में पानी देखकर बुरी तरह तमतमाते हुए सुमित्रा जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा खींचकर दे मारा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब मैं तुमको मना किया था रसोई में मत आना, फिर क्यों आई रसोई में? बुढ़िया, आज तो तेरी खैर नहीं। तेरी चटोरी जीभ तुझको यहाँ ले आई, पूरी रसोई गंदी करके रख दी। चल जल्दी से इसे साफ कर। बहू का चिल्लाना और थप्पड़ मारना क्या कुछ कम था? तभी बेटा भी पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, माँ, जब तुम्हारी बहू ने मना किया था तो फिर क्यों किचन में आई? क्यों सबका दिमाग खराब करती रहती हो? अरे, पूरे घर में इधर उधर घूमना ज़रूरी है तुम्हारा? अपने कमरे में एक जगह बैठ नहीं जाती। देख, कर दिया परेशान अपनी बहू को। और पैर पटकते हुए बहू बेटे रसोई में से चले गए। भूखे रहने का दर्द इतना नहीं था जितना बहू के हाथ से थप्पड़ खाकर हुआ। आज तो सुमित्रा जी की पूरी तरह टूट गई थी। किचन में ही एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत पर रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान, मेरी जैसी औलाद किसी को मत देना। किचन साफ करके थोड़ी देर बाद सुमित्रा जी अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं। उधर सुमित्रा जी अपने कमरे में बैठी बैठी खाने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बहू रसोई में ताला लगाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। सुमित्रा जी बहू को आवाज़ देते हुए बोली, बहू, कुछ खाना बच गया हो तो दे दो, कल रात से कुछ नहीं खाया है। बहू, कुछ जोर की भूख लग रही है। बहू बेटा दोनों चिल्लाते हुए बोले, आज तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। आज तुमने सारे मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती की है, उसकी यह सज़ा है। जाकर चुपचाप अपने कमरे में लेट जाओ। अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा, और ज़्यादा चू चपट की तो कल भी खाना नहीं मिलेगा, और ज़्यादा ही परेशानी है तो चली जाओ हमारे इस घर को छोड़कर। हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बेटे बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा जी के कान खुले के खुले रह गए। वह वही लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, लेकिन उनसे अब और अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू को कसा और कुछ पैसे जो उनके हाथ में थे वह भी लेकर वह घर से निकल गई। बहू बेटे चुपचाप खड़े उन्हें जाते हुए देख रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी ने अपनी माँ को रोकने की कोशिश नहीं की। घर से निकलते समय सुमित्रा जी के पास मुश्किल से 300 रुपये ही थे। वह सोच रही थी इन 300 रुपये से वह क्या कर सकती है, और भूख भी बड़े ज़ोरों की लग रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने एक प्लेट समोसे लेकर अपने पेट की भूख को शांत किया। अब सुमित्रा जी के दिल और दिमाग में यही सवाल चल रहा था, आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। हाथ में सिर्फ अब 280 रुपये ही बचे थे। वहाँ से थोड़ा आगे चली तो देखा एयरपोर्ट के कुछ दूरी पर ही मेला लगा हुआ था। मेले को देखकर उनके दिमाग में बहुत ही अच्छा ख्याल आया। उन्होंने अपने पास बचे हुए पैसों से कुछ गुब्बारे खरीदे और उन्हें मेले के बाहर खड़े होकर बेचने चली गई। अभी सुबह से दोपहर हो चुकी थी और उनका एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। मायूस सुमित्रा जी आने जाने वाले सभी लोगों से गुब्बारे लेने की विनती कर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद एक बच्ची वहाँ पर आई और उसे उनके गुब्बारे बहुत पसंद आ गए। उसके माँ बाप ने अपनी बेटी के लिए सारे गुब्बारे खरीद लिए और सुमित्रा जी की आज पहली कमाई हुई थी। रात के करीब 7 बज चुके थे। सुमित्रा जी को जोर की भूख लग रही थी। सबसे पहले उन्होंने खाना खाया।
क्योंकि वह जानती थी कि घर जाकर बहू खाने को तो देने वाली नहीं है और खाना खाकर घर वापस आ गए। अब तो सुमित्रा जी रोज यही करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करने के बाद सुमित्रा जी गुब्बारे बेचने के लिए निकल जाती थी और रात को पेट भर खाना खाने के बाद ही घर वापस आती थी। बहू बेटे कभी भी उनसे यह नहीं पूछते थे कि आप इतनी देर कहाँ जाती हो, क्योंकि उन्हें अपनी माँ से कुछ लेना देना नहीं था। धीरे धीरे करके अब सुमित्रा जी के हाथ में कुछ पैसे इकट्ठे हो चुके थे। अब वह अपनी दवाई और खाने पीने का खर्चा स्वयं उठा सकती थी। उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अपनी बहू बेटे के आगे अब हाथ फैलाना नहीं पड़ता था। ऐसे ही करते करते करीब 1 साल बीत गया। उधर वंशिका की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब वह अपनी मम्मी पापा और दादी को सरप्राइज देने के लिए इंडिया वापस आ रही थी और फ्लाइट में बैठे बैठे सो रही थी। अचानक से मम्मी पापा और दादी को देखकर मुझे खुश हो जाएंगे। उनसे अपनी दादी और मम्मी पापा के लिए बहुत सारे तोहफे भी लाए हुए थे। उसके साथ एक सहेली भी इंडिया वापस आ रही थी। दोनों सहेली आपस में बैठकर बातें कर रही थी। वंशिका ने पूछा, तुम सबसे पहले जाकर क्या करोगी घर पर? उसने कहा, मैं सबसे पहले अपनी पुरानी दोस्तों से मिलने जाऊंगी। फिर उसकी दोस्त ने वंशिका से पूछा, तुम क्या करोगी सबसे पहले घर जाकर? वंशिका ने कहा, मैं तो सबसे पहले अपनी दादी को ज़ोर से हग करूंगी और फिर उनके हाथों से खाना खाऊंगी। उनके संग रात में मीठी मीठी सी कहानियाँ सुनूंगी। कितना मिस किया है मैंने इन सारी चीज़ों को। बातें करते करते कब दोनों सहेलियाँ इंडिया पहुँच गई पता ही नहीं चला। जैसे ही वंशिका एयरपोर्ट के बाहर आई, थोड़ी ही दूर पर देखा उसने मेला लगा हुआ था। उसकी सहेली ने मेला देखने की जिद की, लेकिन वंशिका तो अपने घर जाने की जल्दी थी, लेकिन सहेली की बात भी टाल नहीं सकती थी। इसीलिए थोड़ी देर के लिए मेला देखने के लिए चली गई। जैसे ही वंशिका मेले के पास पहुंची, वहां गेट पर ही उसकी दादी एक डंडे पर बहुत सारे गुब्बारे लिए बेच रही थी। अपने साड़ी के पल्लू से बार बार अपना पसीना पोंछ रही थी। वंशिका की सहेली ने भी कहा, देखो वंशिका, यह तो तुम्हारी दादी जैसी लग रही है। दोनों सुमित्रा जी के पास गई। पास जाकर देखा तो वंशिका की आंखें फटी की फटी रह गई। वह तो सचमुच उसकी दादी ही थी। गाहें अपने गुब्बारे पर थी। उन्होंने पास आई वंशिका को बिना देखे ही कहा, बेटी 2 रुपए का एक गुब्बारा है, कौन से कलर का चाहिए? वंशिका की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने कहा, दादी एक नहीं, मुझे तो सारे ही गुब्बारे चाहिए। अपनी पोती की आवाज़ सुनकर सुमित्रा जी ने नज़र उठाकर देखा तो सामने वंशिका थी। दोनों दादी पोती कस कर गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। पास में खड़ी वंशिका की सहेली यह सारा नज़ारा देख रही थी और उसकी भी आंखों से आंसू आ रहे थे। वंशिका ने अपनी दादी से पूछा, दादी आप यहाँ क्या कर रही हो और यह गुब्बारे क्यों बेच रही हो? इस उम्र में जब आपको आराम करना चाहिए, तब आपको गुब्बारे बेचने की क्या ज़रूरत पड़ गई? दादी, मम्मी पापा कहाँ है? क्या उन्होंने आपको यह सब करने से रोका नहीं? कितनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, अगर आपको कुछ हो जाता तो? मैं पहले ही अपने दादाजी को खो चुकी हूँ, अब आपको खोना नहीं चाहती। दादी सच सच बताइए, यह सब काम करने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? पोती के मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर सुमित्रा जी और भी तेज फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में अपनी पोती को सब कुछ बता दिया। अपनी माता पिता की ऐसी हरकतें सुनकर वंशिका दंग रह गई।
कर ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। वह तो अपने माता पिता को अपना भगवान समझती थी। भगवान के भेष में शैतान भी होते हैं, ये उसे पता ही नहीं था। उसने अपने माँ बाप को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया था। तभी वंशिका ने अपनी सहेली रानी से कहा, क्या तुम कुछ दिन के लिए मेरी दादी को अपने संग रख सकती हो? रानी ने कहा, वंशिका, यह तेरी नहीं मेरी भी दादी है, फिर जब तक चाहे मेरे घर पर रह सकती है। आप सुमित्रा जी वंशिका की दोस्त रानी के घर रहने के लिए चली गई। वंशिका ने कहा, दादी, मैं आपसे हर रोज मिलने आती रहूंगी। वंशिका अपनी दादी को रानी के घर छोड़कर अपने घर पर आ गई। जैसे ही उसने घर की डोर बेल बजाई, उसके मम्मी पापा उसे देखते ही चौंक गए। अरे वंशिका बेटा, तुम यहाँ? तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं कि तुम इंडिया आ रही हो? अरे हमें पहले बता देती तो तुम्हारा स्वागत की बहुत अच्छी ही तैयारी कर रखते थे। वंशिका ने कहा, मम्मी, अगर मैं पहले बता देती तो जो मेरी आंखों ने देखा वह मैं कैसे देख पाती। अच्छा, यह सब छोड़िए, यह बताइए दादी कहाँ है? स्पेशली मैं दादी से मिलने ही तो आई हूँ इंडिया। आपको पता है कल दादी का जन्मदिन है और मैं इस बार दादी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से बनाना चाहती हूँ। अच्छा, आप रुकिए, मैं दादी के कमरे में जाकर उनसे मिलकर आती हूँ। वंशिका सुमित्रा जी को आवाज़ लगाती हुई उनके कमरे में चली गई, लेकिन वहाँ तो दादी थी ही नहीं। वह तो बस अपने मम्मी पापा के सामने यह सब नाटक कर रही थी। वंशिका ने अपनी मम्मी पापा से पूछा, पापा, मम्मी, दादी कहाँ है? मैंने पूरा घर देख लिया, दादी कहीं नहीं दिख रही। आरती ने कहा, बेटा, होगी कहीं आस पड़ोस में, वरना पूरा दिन तो घर में ही पड़ी रहती है। और काम ही क्या है तेरी दादी पर, खाया पिया और पड़ गई। मम्मी पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वंशिका आश्चर्यचकित हो जाती है। सुबह से रात हो चुकी थी, लेकिन सुमित्रा जी अभी भी घर पर नहीं आई थी। तब वंशिका ने कहा, पापा, दादी अभी तक घर नहीं आई। क्या आपको बात कर गई थी कि कहाँ जा रही है? बेटा, तुम्हारी दादी हमें कुछ बताकर नहीं जाती। जब मन करता है कहीं भी निकल जाती है और जब मन करता है आ जाती है। रात बहुत हो चुकी थी और सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सबके सो जाने के बाद वंशिका अपनी दादी से फ़ोन पर बातें करती है। वंशिका सुमित्रा जी से कहती है, दादी, मैंने जाल फैला दिया है, बाकी का काम हम कल करेंगे। दूसरे दिन सुबह वंशिका सुमित्रा जी को लेकर घर पर आती है। आरती और संजय सामने अपनी माँ को देखते ही हक्के बक्के रह जाते हैं। वह वंशिका से पूछते हैं, बेटा, कहाँ मिला तुम्हें यह बुढ़िया? माँ, आपने तो मुझे बताया नहीं था कि दादी कहाँ गई है, तो आज तो दादी का जन्मदिन था, तो मुझे ही तो ढूंढना पड़ेगा। आप लोग कितने एहसान फरामोश हो, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। अरे, अगर कल मैं दादी को एयरपोर्ट के बाहर गुब्बारे बेचते हुए नहीं देखा होता तो मैं तो आपकी बातों में आ ही गई होती। माँ, आप एक और औरत हो कि अपनी बूढ़ी सास के संग ऐसा कैसे कर सकती है? अरे, माँ के चरणों में तो स्वर्ग होता है और अपने इस माँ के गाल पर तमाचा मार दिया, आपको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। और पापा, आप दादी ने तो आपको जन्म दिया है ना, तो क्या आपको अपनी माँ की तकलीफ समझ नहीं आती? अरे, यही अगर मैं आप लोगों के संग करूँ तो आपको कैसा लगेगा? आप दोनों से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे, यह घर दुकान सब कुछ तो मेरे दादी दादू का है और फिर आपने इन्हें ही इन्हीं के घर से निकाल दिया और खाने के नाम पर 2 रात की बची हुई सूखी रोटी देते थे। कमरे में एक पंखा तक नहीं लगवाया आपने इनके लिए। अरे,
कोई अपने घर के नौकर के संग भी इतनी ज्यादती नहीं करता जो आपने किया है अपनी माँ के संग। इस बात की सज़ा तो आपको मिलकर रहेगी। वंशिका सुबह ही दादी को लाने से पहले पुलिस स्टेशन जाकर अपने माँ बाप के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर आई थी। आप थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर साहब घर पर पहुंच जाते हैं और सावित्री जी को हैरेसमेंट करने के जुर्म में दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी सुमित्रा जी पुलिस इंस्पेक्टर को कहती है, इंस्पेक्टर साहब 1 मिनट रुकिए, और संजय के पास जाकर उसे एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर लगा देती है। भगवान ऐसी औलाद किसी को मत देना, इससे तो हर माँ को बे औलाद ही रख देना। तभी संजय को शायद अपनी किए का पछतावा हो रहा था और अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन सावित्री जी उसे माफ़ नहीं करती और इंस्पेक्टर से कहती है, ले जाइए इस मेरी नज़रों से। संजय और आरती को सावित्री जी को परेशान हरासमेंट करने के लिए 10 साल की सज़ा हो जाती है और उधर वंशिका और सुमित्रा जी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और वंशिका आज अपनी दादी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाती है। अमेरिका में पढ़ाई करने के वजह से उसे बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर होती है और दोनों दादी पोती अपनी ज़िंदगी हंसी हर खुशी गुजारने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी और वंशिका ने अपनी दादी को न्याय दिलाने के लिए जो माँ बाप के संग किया, क्या वह सही था या गलत? यह राय मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।